आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा खाने के तेल को सस्ते होने को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3-3 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही गुटखा सिगरेट के शौकीनों को अब चुकानी होगी ज्यादा कीमत, इस राज्य की सरकार ने लगाया है नया शुल्क। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आ रही है बड़ी खबर, 1 जुलाई से होंगे इस राज्य में 12वीं बोर्ड के एग्जाम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर नए डिजिटल रूल्स को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से आज ही मांगे हैं जवाब। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर चक्रवाती तूफान यास के असर के कारण बारिश को लेकर भी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार के नए डिजिटल रूल्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से आज ही मांगे हैं जवाब। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि नए डिजिटल नियम का अनुपालन का विवरण जल्द से जल्द कंपनियां दें। दरअसल नए डिजिटल गाइडलाइन की डेडलाइन कल तक थी। सोशल मीडिया कंपनियों से गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया था। इस गाइडलाइन में मैसेज ट्रेस करने की बात है जो व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला देते हुए व्हाट्सएप नहीं मान रहा है। वही व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा यहाँ पर खटखटाया है। हालांकि सरकार व्हाट्सएप की इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने ये भी कहा है कि इस लेटर का जवाब अगर आज ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा है कि पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नई डिजिटल गाइडलाइन अनुपालन का विवरण देने के लिए कहा है। वही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीनों तक का समय यहाँ पर दिया था। कल जो इसकी तारीख यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इन सोशल मीडिया कंपनियों में मुख्य तौर पर फेसबुक, ट्विटर है। इनमें दूसरे ऐप जैसे इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स और व्हाट्सएप ऐप इसमें शामिल है। फेसबुक और गूगल की तरफ से अब ये लगभग साफ कर दिया गया है कि सरकार की नई गाइडलाइन मानी जाएगी, लेकिन पेज व्हाट्सएप को लेकर यहाँ पर पचरा है। हालांकि व्हाट्सएप भी फेसबुक की ही कंपनी है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पांडिचेरी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 3 हज़ार रुपए देने का किया है ऐलान। 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी राहत राशि। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया हुआ है। ऐसे में कई लोगों को आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पांडिचेरी सरकार ने लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 3 हज़ार रुपए की राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि 3,50,000 राशन कार्ड धारकों के लिए 105 करोड़ रुपए वितरित पांडिचेरी के अंदर किए जाएंगे। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में 27 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और केवल आवश्यक दुकानों को ही काम करने की अनुमति है। वहीं पांडिचेरी में कोरोना के मामलों की संख्या 15,475 है, जबकि कुल रिकवरी 81,336 दर्ज की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील, बाकी पाबंदियां रहेगी लागू। गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को 36 शहरों में रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील लेने का फैसला किया है, जबकि दिन के समय की पाबंदियां लागू रहेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक के बाद संशोधित कर्फ्यू के समय के बारे में घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शुक्रवार से 36 शहरों में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। फिलहाल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू है। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस मामलों में कमी हो रही है। गत 30 अप्रैल को करीब 14,700 नए मामले दर्ज किए गए थे। वर्तमान में करीब 3,200 मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमने रात के कर्फ्यू में ढील लेने का फैसला किया है। कर्फ्यू अब सुबह 9 से शाम 6 बजे तक यहाँ पर रहेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत 36 शहरों में फिलहाल रात का कर्फ्यू लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इन शहरों में वर्तमान में दिन के समय प्रतिबंधों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार कोरोना के आने वाली तीसरी लहर की संभावना के बारे में सतर्क है। इससे निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना जल्द ही घोषित सरकार की ओर से की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो ओडिशा में 128 बाढ़ प्रभावित गांवों को 7 दिन की राहत का ऐलान। 24 घंटों में होगी बिजली बहाल। चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड के कई हिस्सों में दिखाई देना शुरू हो गया है। वह राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित गांवों के सभी परिवारों के लिए 7 दिन की राहत की घोषणा यहाँ पर की है।
वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री पटनायक ने चक्रवात से प्रभावित जिलों के 128 बाढ़ प्रभावित गांवों के सभी परिवारों के लिए 7 दिन की राहत की घोषणा की। अगले 24 घंटों में प्रमुख सड़कों को आने जाने के लिए बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही अगले 24 घंटों में प्रभावित जिलों में 80% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यहां पर चक्रवात के बाद उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी पंचायत और प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन संगठन को और पुलिस को यहां पर बधाई उन्होंने दी है। वहीं सीएम ने चक्रवात के दौरान प्रभावित जिलों में नियंत्रण स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको यहां पर सुधार करने की बात यहां पर कही है। उन्होंने कहा है कि नियंत्रण स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने यहां पर धन्यवाद दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज चक्रवाती तूफान यास की वजह से चाईबासा, सिमडेगा और गुमला जिलों में तेज हवा चलने से कुछ स्थानों पर भारी बारिश यहां पर हुई है। कुछ इलाकों में तेज बारिश और तेज हवा यहां पर चली है। वहीं तूफान ने बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा समुद्र तट पर कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर नष्ट यहाँ पर कर दिया है। ये दुकानें समुद्र तट के ठीक सामने स्थित थी। वह चक्रवात यास ने लोहे के शटर को तोड़कर दुकान में काफी क्षति यहाँ पर पहुंचाई है। जो दुकानें हैं उनमें यहाँ पर जो लोहे के शटर होते हैं उनको तोड़कर काफी क्षति यहाँ पर पहुंचाई है। वही भयंकर तूफान यास शाम 5:30 बजे पर यह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटों के दौरान और गहरे अवसाद की ओर ये यहाँ पर कमजोर होने की संभावना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 11 साल में सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं खाने के तेल के दाम, आसमान छू रही है सरसों और सोयाबीन जैसे ऑयल की कीमत। पहले से कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, अब लोगों को महंगाई की मार भी यहाँ पर पड़ रही है। वही पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ अब खाने के तेल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि इस महीने खाद्य तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पैक्ड खाद्य तेल जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन और वनस्पति, सूरजमुखी और सरसों और पाम ऑयल की मासिक यहाँ पर औसत खुदरा कीमतें हैं उसमें यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं खाने पकाने के तेल की कीमतों में वृद्धि एक महामारी और विभिन्न राज्यों में तालाबंदी के बीच यहाँ पर ये हुई है, जिसने जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित यहाँ पर किया। इस बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी स्टॉक होल्डर के साथ बैठक की। इस मीटिंग में उन्होंने राज्यों और व्यवसायियों से खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात यहाँ पर कही है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 26 मई को 1 लीटर सरसों के तेल के दाम 90 रुपए थे, आज वो 200 रुपए पार हो गए हैं। वहीं बाजार में 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल की रिटेल कीमत 214 रुपए यहाँ पर है। वहीं यहाँ पर खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में 7 से 8% बढ़ोतरी हुई है। कच्ची घानी सरसों तेल कुछ दिन पहले तक यहाँ पर 150 से 155 रुपए लीटर था, अब ये 160 से 170 रुपए यहाँ पर पहुँच गया है। वही सोयाबीन रिफाइंड ऑयल 160 रुपए लीटर हो गया है। वही पामोलिन ऑयल 138 रुपए लीटर हो गया। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल की खुदरा कीमतें सोमवार को 138 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बीते 11 सालों में ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। वह 11 साल पहले अप्रैल 2010 में पाम तेल का औसत मूल्य खुदरा भाव सबसे कम था। इस दौरान तेल का खुदरा भाव 49 रुपए और 13 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर प्रति किलोग्राम पर ये था। राजस्थान में गुटखा सिगरेट के शौकीनों को चुकानी होगी अब ज्यादा कीमत। गहलोत सरकार ने लगाया है नया शुल्क। राजस्थान में पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले लोगों को अब मादक पदार्थ के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल राजस्थान सरकार पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के आवागमन पर शुल्क लगाने जा रही है। इस शुल्क के लगते ही ये सभी चीजें महंगी हो जाएगी। सरकार ने यह फैसला लॉकडाउन में पेट्रोल से राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए लिया है। वहीं सीएम गहलोत के निर्देश पर राज्य के वित्त विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही सीएम इस पर प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी देंगे। वहीं सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल भरवाने का जो समय था वो सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक तय किया हुआ है। आम जनता पर लगाई गई इस पाबंदी के जो नुकसान है वो अब सरकार को ही उठाना पड़ रहा है। समय तय किए जाने के बाद सरकार के राजस्व पर खासा फर्क पड़ा है। वैसे ही कोविड के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि राज्य में पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद पान मसाला, गुटखा और तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया था और शर्तों के साथ इनकी बिक्री की अनुमति राजस्थान में दी गई थी।
वहीं वित्त विभाग ने अंदाजा लगाया है कि आवागमन चार्ज लगाने के बाद सरकार को 400 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश में लॉकडाउन 10 मई से शुरू हुआ था, जो 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल से आने वाले राजस्व में भारी कमी आई हुई है। इस कमी की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग का ओर से वित्त विभाग की ओर से ये कार्य योजना बनाई गई है। वहीं प्रदेश में लगे लॉकडाउन के बाद ही परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद पड़े हैं राजस्थान के अंदर। इस बात का फायदा उठाकर प्रदेश में कारोबारी अलग अलग उत्पादों की कालाबाजारी कर रहे हैं। प्रशासन के पास लगातार तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा से ज्यादा दामों की बेचने की यहाँ पर शिकायतें सामने आ रही है। डीलर उन्हें मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात सरकार का ऐलान, 1 जुलाई से होंगे गुजरात में 12वीं की बोर्ड एग्जाम। गुजरात बोर्ड ने ऐलान किया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई में आयोजित गुजरात के अंदर की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से एक कमरे में केवल 20 स्टूडेंटों को ही बहने की अनुमति दी जाएगी। वही गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने के लिए कुल 6,83,000 से अधिक स्टूडेंटों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। वही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का कड़ाई से यहाँ पर पालन करना होगा। वही परीक्षा देने के लिए आए सभी स्टूडेंट का तापमान जांच करने के बाद ही उन्हें यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। वही 12वीं साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर पेपर MCQ पर आधारित होगा। वही दूसरा पेपर का दूसरा हिस्सा भी 50 नंबर का होगा और विवरणात्मक ये होगा। वही पेपर का समय 3 घंटा का होगा। वही आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 100 नंबर का ही वर्णनात्मक पेपर गुजरात के अंदर होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है भारत। 130 दिनों में छुआ है ये आंकड़ा। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका के बाद भारत कोविड-19 वैक्सीन की 20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश यहाँ पर बन गया है, यानी दूसरा देश बन गया है। वही मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 130 दिनों में ये वैक्सीनेशन का काम पूरा किया है। वही अमेरिका ने 124 दिनों में ये काम पूरा किया था। वही ओवरऑल यहाँ पर ओवरवर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट और अन्य कई स्रोतों पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन व्यापक रूप से करने वाले प्रमुख देशों में ब्रिटेन भी शामिल है, जिसने 168 दिनों में 5.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया है। वहीं ब्राजील में 128 दिनों में 5.9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके अलावा जर्मनी ने 149 दिनों में 4 करोड़ 50 लाख के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में सुबह 7 बजे उपलब्ध आंकड़ों को यहाँ पर देखें तो वैक्सीनेशन अभियान के 130वें दिन 20 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का हो चुका है, यानी 20 करोड़ 6,62,000 के आसपास वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनमें यहाँ पर 15 करोड़ 71,49,593 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। वही 4,35,12,863 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। वही मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 34% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी तरह देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 42% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को की थी। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में 24 घंटों के अंदर फिर बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 2,08,921 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले सोमवार को नए आंकड़ों का जो संक्रमण का जो आंकड़ा था वो 2 लाख से नीचे गया था। वही मंगलवार को 2,95,955 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी इतने लोग ठीक हुए। वही 4,157 लोगों की मौत हुई है। वही आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 2,71,995 यहाँ पर पार कर गए हैं। इनमें 24,90,876 एक्टिव केस है। अभी भारत में 2,43,50,816 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में मौतों का आंकड़ा 3 लाख पार हो गया है। वही भारत में अब तक 3,11,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। गुजरात में अब मामले रोजाना 3,000 से कम आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में 4,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। यूपी में भी कोरोना के मामलों में अब गिरावट आने लगी है। दिल्ली में भी 2,000 के आसपास नए मामले रोज सामने आ रहे हैं।